घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कोरोना काल की, संकट काल की, संक्रमण काल की, इस आपदा काल की। अब आंकड़े बताना भी बेईमानी हो चुका है। इस कदर यह संक्रमण फैल रहा है, दिल दहल रहा है, दिल बैठ रहा है। अब रोज की बात हो गई है। किसी अपने को खो देने की खबर, किसी रिश्तेदार, किसी यार, मित्र, सहयोगी की मौत की खबर आम बात हो गई है। 3,86,452 नए मामले आए हैं। अब पिछले कुछ दिनों से हर रोज लगभग 3,500 लोग सांस तोड़ चुके हैं, हर रोज। आज मैंने अपना एक सहयोगी रोहित सरदाना खोया कोरोना के चलते। सांसें रुक गई, संक्रमण ऐसा फैला कि हार्ट अटैक आ गया। और बात सिर्फ रोहित की नहीं है। कोई भी अपने नजदीकी को, अपने परिवार वाले को, अपने दोस्त को, अपने माता पिता को, अपने भाई को, अपनी बहन को खोता है तो दर्द होता है, टीस होती है, दिल पर ऐसे जख्म लगते हैं जिन्हें सालों लग जाते हैं भरने में। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की भी कोरोना के चलते मौत हो गई है। शूटर दादी, आपको ध्यान होगा, 2 दादियां बुजुर्ग होने के बाद शूटिंग करना शुरू की थी। चंद्रो तोमर की भी मौत हो गई। अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का भी कोरोना से निधन हो गया। ऐसी न जाने कितनी खबरें रोज हमें उनसे जूझना पड़ता है। सांसें अटक रही हैं। ये व्यवस्था, ये सिस्टम, हमारे कर्ता धर्ता सिस्टम भी अपने आप में बेमानी शब्द हो चुका है। बदहाल हैं, बेहाल हैं। यह आपदा काल नहीं है, यह असल में आपातकाल है। और मैंने आपको पहले भी कहा है और आज फिर से दोहरा रहा हूं, अपने कर्ता धर्ताओं के लिए हमारे संविधान में, हमारे आईन में प्रावधान हैं इमरजेंसी के। नकारात्मक शब्द ही सही, लेकिन वक्त की क्या जरूरत है इमरजेंसी। 352, अनुच्छेद 352 के तहत अस्थिरता हो देश में, किसी हिस्से में, आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। 356 आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है। 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। क्या यह नेशनल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है? कॉमन सेंस कहती है यह नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है। उसे लागू क्यों नहीं किया जाता? एक सेंट्रल कमांड अथॉरिटी क्यों नहीं है देश में? अब तक क्यों नहीं बनाई गई? और यह सवाल इसलिए क्योंकि हम रोज का एक तमाशा, जिम्मेदारी से यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इसीलिए दोबारा दोहरा रहा हूं, हम तमाशा देख रहे हैं। अलग अलग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सरकारों को, अलग अलग सरकारों को, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, उन्हें फटकार लगा रही है। क्योंकि जिम्मेदारी एक दूसरे के कंधे पर डाली जा रही है। केंद्र कहता है राज्यों की जिम्मेदारी है, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्य सारा इंतजाम करेंगे। राज्य एक दूसरे पर लानत मलानत करते हैं,
जी हमने ऑक्सीजन भेजी, किसी ने डाका डाल दिया, जी हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है क्योंकि हम विपक्षी दल के हैं, विपक्षी शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये तमाशे से आपको, मुझको, आम आदमी को क्या? हमें एक बेड चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें वेंटिलेटर चाहिए, हमें दवा चाहिए, हमें रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शंस चाहिए। कालाबाजारी के जरिए नहीं, जो ऐसे मुश्किल वक्त में भी जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं और हो रही है। आज ही उत्तराखंड में एक फैक्ट्री पकड़ी गई, रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बना रहे थे, 25-25 हजार में बेच रहे हैं, 2-2 लाख रुपए का ही बिक रहे हैं। दिल्ली एनसीआर वाले इलाके में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है। स्थानीय प्रशासन के अलग अलग फरमान जारी हो रहे हैं। कोई पुलिस वालों के सामने पैर पकड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, मुझे यह सिलेंडर ले जाने दो, यह मेरे परिवार वाले के लिए है। उसकी सांसें अटक रही हैं। कितनी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। और क्या हमारे कर्ता धर्ता ये नहीं जानते? क्या जानबूझकर यह तमाशा खेला जा रहा है कि इसकी टोपी उसके सर? यह टोपी पहनाना कब बंद होगा? एक जगह बताइए, एक अथॉरिटी कौन सी है कि जी यहां अस्पताल मिलेंगे, आप इस इलाके में हैं, इस अस्पताल में बेड हैं, ऑक्सीजन की कमी है, यहां पर ऑक्सीजन मिलेगी, वेंटिलेटर की जरूरत है इन अस्पतालों में, यहां वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, दवाइयों की कालाबाजारी नहीं होने देंगे, ये विक्रेता हैं जहां पर दवाई मिलेगी, यहां पर इंजेक्शन मिलेंगे। पैंडेमिक एक्ट या एपिडेमिक एक्ट, सही शब्द का इस्तेमाल करूं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तमाम चीजें हैं हमारे पास, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? किस बात का, कितनी और मौतों का हम इंतजार कर रहे हैं? यह व्यवस्था बनाने में कोई रॉकेट साइंस लगती है क्या? इस व्यवस्था को भी, जैसे अब हम ऑक्सीजन इंपोर्ट कर रहे हैं, बावजूद इसके वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑक्सीजन इन द वर्ल्ड, कि जी सिंगापुर मदद कर रहा है, अमेरिका मदद कर रहा है, जी रूस से ये चीजें आ रही हैं, जापान से ये आ गया, इजराइल ये भेज रहा है। व्यवस्था भी वहां से ही मंगाएंगे क्या? व्यवस्था तो दुरुस्त हमें खुद करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछ रहा है, ऑक्सीजन की रियल टाइम स्थिति के लिए मैकेनिज्म तैयार किया गया है क्या? क्या यह बहुत बड़ा सवाल है? रियल टाइम स्थिति की ऑक्सीजन कहां पर कितनी है, कहां से ट्रांसपोर्ट हो रही है, ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंकर्स कहां कहां से आ रहे हैं, कब तक आ जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर और टैंकर्स की सप्लाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ताल हम ठोक रहे हैं जी, कल से 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले, यानी कि जितने भी बालिग हैं, उनका टीकाकरण शुरू हो जाएगा। टीके कहां हैं? राज्य दर राज्य कह रहे हैं नहीं जी हमारे पास टीके नहीं है, वो दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, इतनी लंबी फेहरिस्त है। ऐलान हो गया, ऐलान से टीके लग जाएंगे। सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। आज तक यही नहीं पता, सरकार ने भी नहीं बताया, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है 18 से 45 साल के लोगों का वास्तविक आंकड़ा क्या है? कितने लोग हैं भाई? लोगों की संख्या पता होगी तभी तो टीकों की संख्या पता होगी कि इतनी डोजेस की हमें जरूरत है। कोई टाइमलाइन है हमारी, या एक तारीख बता दी गई जी हो गया, टीकाकरण हो गया? जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की
व्यवस्था क्या है? कोरोना वैक्सीन की 100% खुराक केंद्र सरकार क्यों नहीं खरीद रही है? इस तमाशे पर भी मैंने एक कार्यक्रम किया था जी। केंद्र को 150 रुपए, राज्यों को 400 रुपए में कोविडशील्ड, फिर वो 300 रुपए हो गई, जैसे बड़ा एहसान कर दिया। आधार पूना वाला को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी भी मिल गई। आम आदमी की जान सुरक्षित नहीं है, आधार पूना वाला को मिल गई वाई कैटेगरी। 600 रुपए में निजी अस्पतालों को बेचेंगे, 1200 रुपए में कोवैक्सीन वाले बेचेंगे, भारत बायोटेक, कृष्णा एल्ला। 600 रुपए में राज्यों को बेचने वाले थे, अब 400 रुपए। भाई इतना एहसान क्यों करने लगे? कल तक तो आप मुनाफा कमाने की फिराक में थे, और सरकार उनको हमारे दिए हुए कर में से 3000 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को देती है, 1567 करोड़ भारत बायोटेक को देती है। वो कहते हैं हमें तो पैसे ही नहीं मिले, हमें 350 करोड़ तो रिसर्च में लगा दिए। तो इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई जिम्मेदारी लेगा, कोई कहेगा। यह उदाहरण भी दिया, अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, व्हाइट हाउस में जो उनका ओवल ऑफिस है, वहां एक प्लाक लगी होती थी, द बक स्टॉप्स हियर, आखिरी जिम्मेदारी मेरी है। तो कोई यह कहने को क्यों तैयार नहीं इस आपातकाल में कि द बक स्टॉप्स हियर? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सांस पर संकट कब तक? और देश में लगे नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, क्या यह गैर वाजिब सवाल है या यही वक्त की जरूरत है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, जेडीयू के युवा चेहरा हैं उनके प्रवक्ता माधव आनंद, साथ ही साथ शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। और दिल्ली की बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन यह सवाल सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, यह पूरे देश में यही हालत है। शोएब इकबाल क्या कह रहे हैं कि दिल्ली में मरीजों को ना दवा मिल रही है, ना ही अस्पताल, ना ही ऑक्सीजन, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए दिल्ली में, वरना लाशें बिक जाएंगी। और वो ये क्यों कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली को केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा। अगर केंद्र के हाथ में सब कुछ आए तो काम होगा, तो राष्ट्रपति शासन लगा दो। मैं ये कह रहा हूं, नेशनल हेल्थ इमरजेंसी क्यों नहीं डिक्लेयर की जा रही? और दो एक्सपर्ट्स हैं मेरे साथ, डॉक्टर यतिन मेहता, चेयरमैन हैं क्रिटिकल केयर मेदांता के, और डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर हैं फोर्टिस गुरुग्राम के। तो डॉक्टर यतिन मेहता, व्यवस्था है हमारे पास, क्या आज जो स्थिति है, सूरत हाल है देश में, यह फिट केस नहीं है क्या नेशनल हेल्थ इमरजेंसी के लिए? कि एक हमारी अथॉरिटी हो, एक कमांड सेंटर हो जो निर्देश दे, जो व्यवस्था दुरुस्त करे कि यहां बेड मिलेंगे, यहां इतने बेड हैं, यहां ऑक्सीजन की कमी है तो इतनी देर में पहुंच जाएगी, यहां पर वेंटिलेटर अभी नहीं है तो और बनाने हैं, या क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है, यह बताने के लिए। नहीं, बिल्कुल सही फरमाया संजीव आपने। इससे बड़ी नेशनल इमरजेंसी हमने कभी ना देखी और ना होपफुली कभी देखेंगे। मैंने तो कभी सोच भी नहीं रहा था कि ये दिन हमें देखने पड़ेंगे। वो स्पेनिश ब्लैक फ्लू के बाद ये जो हाल हमारा हो रहा है, ये आज के जमाने में 21st सेंचुरी में इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए इसको नेशनल पैंडेमिक तो डिक्लेयर किया ही है, और नेशनल इमरजेंसी के दरमियान एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को ब्लेम करना ये टाइम ठीक नहीं है। ये बाद में सब पोस्टमार्टम होता रहेगा कि किसने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन हालात तो बहुत ही खराब है। मरीजों को लाइनें लगी हुई हैं, घर पे ऑक्सीजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन के बिना मौतें हो रही हैं। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ना आईसीयू बेड्स है, ना हॉस्पिटल के बेड है। और इतना क्यों इस हालत में हम पहुंचे, वो बाद में एनालाइज करते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम सबको साथ में बैठ के ये सोल्यूशन निकालना चाहिए
कि पहली चीज ऑक्सीजन का सोल्यूशन कैसे किया जाए, ऑक्सीजन कैसे दी जाए लोगों को वो एक ही अथॉरिटी कर सकती है ना डॉक्टर यतिन मेहता कि ऑक्सीजन की कमी है, एक आदमी फैसला लेगा ना, नहीं जी राज्य करेंगे इंतजाम। फिर हम वो तमाशा देखते हैं ना कि जी गुरुग्राम में कहीं से आ रहा है ऑक्सीजन, जी वो राजस्थान बॉर्डर पर रोक लिया क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, बीच में जी ये मेदांता या फोर्टिस ये तो गुरुग्राम में है, तो कांग्रेस बीजेपी अब राजनीति करे, हमें क्या लेना देना आपकी राजनीति से, भाई करते रहिएगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने, जो राजस्थान में हवा है, जो राजस्थान में ऑक्सीजन है, वो गुरुग्राम में और दिल्ली में भी वही ऑक्सीजन है, मरीज तो वही है, हम सारे इंडियंस हैं और इसका सेंट्रल सॉल्यूशन होना चाहिए। एटलीस्ट ये जब तक ये पैंडेमिक सॉल्व नहीं होता तब तक एक अथॉरिटी को हैंडल करना चाहिए, यही सॉल्यूशन है। नहीं, यहां पर डॉक्टर राहुल भार्गव स्थिति क्या ये हो गई है, द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग, और यहां पर एक दूसरे पर लानत मलानत बरसाने में लगे हुए हैं। जी देखिए दिल्ली में क्या हुआ, देखिए जी महाराष्ट्र में क्या हुआ, कोई बताएगा जी देखिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। ये खेल हो रहा है, ये नहीं कोई बता रहा भैया बेड यहां पर है यहां चले जाइए, अस्पताल यहां पर हैं या यहां पर ऑक्सीजन है, यह बताने को कोई तैयार नहीं। अफरा तफरी मची हुई है, आम आदमी पागलों की तरह भागता फिर रहा है या फोन घुमा रहा है। तरीके की समय समस्या है वो अटर कियोस और भयानक है। पहले एक चीज समझना आवश्यक है, एक बॉटम लाइन सारे प्रवक्ता इससे पहले बोले, ये प्लीज समझिए ये परेशानी है। अगर आप हाँ बोलते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ परेशानी है। आज जैसे लव अग्रवाल जी ने कहा कि देश में कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कोई दवाई की कमी नहीं है, हमें बताया जाए, तो क्या सरकार अनभिज्ञ है? पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जो बात करी एसिंक्रोनी की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एसिंक्रोनी की। तीसरी प्रॉब्लम वन नेशन वन डिसीजन इस समय होना जरूरी है। क्या अमेरिका स्टेट्स में बदल के बात करता है? चौथी चीज हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास साइंटिफिक तथ्य नहीं है। और पांचवी चीज, मैं अपना प्रमोशन दूसरे की लकीर को छोटा करके करना चाहता हूं, ये परेशानी है। तभी तो सेंटर स्टेट पे डालता है, स्टेट सेंटर पे डालता है, और बर्गर की तरह बीच में सेंटर और स्टेट के देश का आम नागरिक पिस रहा है और मर रहा है। इस बात की मैं आपको पुष्टि कर सकता हूं कि पिछली बार 60, 70, 80 साल वाले मरते थे जिसकी कोई कीमत नहीं थी। आप ये समझिए इस बात को, इस बार जो लोग मृत हो रहे हैं वो 40-45 साल वाले हैं, उनका कैसे हर्जाना भुगतेंगे, इस बात को आप समझिए। ये भयानक स्थिति है। अब तो राजनीति स्टेट और सेंटर की छोड़ दीजिए, 3 चीजों पे काम करिए। देखिए मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, आपके शो में और ट्वीट भी किया था, 30 तारीख के बाद लॉकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। हरियाणा में आज 3 दिन का लॉकडाउन हो गया, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। 30 तारीख ही क्यों, 29 तारीख ही क्यों, आप ये बात सोचिएगा। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चुनाव कल मुकम्मल हो गए, एग्जिट पोल आने लगे, कल हम भी और मैं भी उसमें शामिल था, 4-4, 5-5 घंटे हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, यहां जिंदगी से एग्जिट कर रहे हैं लोग। संदीप जी मेरे एक और निवेदन है, पार्टी एक सेंट्रल कमेटी बना के 60 करोड़ वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन की रूपरेखा बना ले, और सरकार, सेंट्रल सरकार बिना पक्षपात किए जिसको ज्यादा जरूरत है पहले फेज में उसको लगवाती जाए। वैक्सीन सबको लग जाएगी। कोविन ऐप पे 1.3 करोड़ लोगों को रजिस्टर करने से स्थिति ग्राउंड लेवल पे नहीं बदलेगी, प्लीज समझिए। ये जो जुमला है कि हमने कोविन लैब लॉन्च कर दिया, उसकी जगह बेड की सप्लाई होती, ऑक्सीजन की सप्लाई की रिलेशन होता तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। नहीं, वैक्सीनेशन की भी बात करें, कल से कहने को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी, हमें तो यही नहीं मालूम 18 से 45 साल की उम्र के लोग कितने हैं, आबादी कितनी है इस देश में, और सारे राज्य तो कह रहे हैं नहीं, हर कोई उसको पोस्टपोन कर रहा है। जी अभी खेप ही नहीं आई वैक्सीन की। संदीप जी अगर अभियान की घोषणा कर दी गई गाजे बाजे के साथ, जी रजिस्टर कराओ, लोगों ने पहले दिन 1,33,00,000 ने रजिस्टर भी करा लिया। संदीप जी अगर आज की आप अमेरिकन इकोनॉमी की शेप देखें, वी शेप, जो नीचे गई और अब ऊपर उठने लग गई। 5 एपिडेमिक और पैंडेमिक 100 साल में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिकवरी है, आज का यूएस का डेटा है। और उन्होंने क्या लिखा सारे अखबारों में, एक चीज रिस्पॉन्सिबल है, वो एक चीज, वो चीज है वैक्सीनेशन। 43 से 55% जनता उनकी वैक्सीनेट हो गई, हमारी 3.3% जनता वैक्सीनेट हुई। हमें मई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी थी, हमने 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी। ये प्रोडक्शन की भी कमी है, नियत और नियति दोनों की कमी दिखाती है। और फॉरवर्ड प्लानिंग नाम की एक चीज होती है।
मेरा पार्टियों से निवेदन है, प्लीज अब तो समझ जाइए, वैक्सीनेट करके अगस्त तक इस देश को कोरोना मुक्त कराने की कोशिश करिए, नहीं तो यही हालत जीवन भर रहेगी। और इसी में आप डॉक्टर यतिन इलेक्शन जीत मेहता, जाएंगे, आप सब इलेक्शन जीत जाएंगे, पर कहीं ना कहीं देश का आम नागरिक हारता हुआ दिखेगा। डॉक्टर यतिन मेहता, आप क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं और आज मैंने अपने एक सहयोगी को खोया है। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन ये खबरें एक नहीं, 100 नहीं, हजारों में ऐसी खबरें आ रही हैं। युवा जवान लोग इस संक्रमण की जद में, चपेट में आ रहे हैं और अंतिम सांस ले रहे हैं। रोहित की 2 बड़ी प्यारी सी बच्चियां थी। प्रधानमंत्री लिखते हैं मीडिया जगत में एक शून्य होगा, मीडिया जगत तो संभाल लेगा अपने आप को ऐसे शून्य से, लेकिन उनके परिवार में, रोहित के परिवार में जो शून्य आया है, या ऐसे युवा जो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, उनके घर वालों, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए जो शून्य आया है, उसे भर पाएंगे क्या हम? नहीं, सही बात है। ये जो बीमारी है वो किसी को नहीं बख्शती। जो हम हाई रिस्क पेशेंट बोलते हैं उनमें ज्यादा मृत्यु होती है, लेकिन लो रिस्क यंग लोग भी जाते हैं जो बिल्कुल फिट है, जिनको और कोई बीमारी नहीं। इसलिए इसके लिए कोई आईसीयू बेड की वजह से या कोई ऑक्सीजन की वजह से या कोई दवाइयां ना मिलने की वजह से इस देश में मर जाए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम इतने बुरे देश नहीं है, हम अफ्रीकन नहीं है, हम तो अपने ऑलमोस्ट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने वाले थे। ये हमारा देश नहीं है, इसको बेटर हैंडल किया जा सकता है और कर सकते हैं ना हम, अगर हम करना चाहें, राजनीति हावी ना हो, एक मुकम्मल सिस्टम हो सकता है ना। ये अफरा तफरी, ये अराजकता, ये अनार्की, ये केओस से हम बच सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बच सकते हैं। तो हमें क्या रोक रहा है? अच्छी तरह अनिला सिंह, तो हमने बहुत अच्छा जी अनिला सिंह, हमें क्या रोक रहा है? संदीप जी, जैसे कि मैं बिल्कुल आपका दुख देख सकती हूँ, और आपने अभी कहा कि आपने अपने एक साथी को, एक प्रिय दोस्त को खोया। रोहित से मेरे भी बहुत अच्छे संबंध थे, मुझे भी उतना ही दुख हो रहा है। और अभी आपने कहा कि हमें क्या रोक रहा है। देखिए, कोई भी चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि मेरे देश में, मेरे प्रदेश में जो लोग मरे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपदा है, ये क्राइसिस है, एक जबरदस्त तरीके से क्राइसिस आई है। बिल्कुल एक तहलका मच गया है, और उस तहलका में हम देख रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन की भी कमी आ जा रही है, क्योंकि एक एक्सोडस ऑफ पॉपुलेशन जो इन्फेक्ट होके हॉस्पिटल्स की तरफ मूवमेंट हो गया है, और एक पैरानोया भी हो गया है, एक डर, एक खौफ भी हो गया है। तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स की तरफ बहुत ज्यादा मूवमेंट हो गया है, और वहां पे बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी भी हमको देखने को मिल जाती है, दवाइयों की कमी भी देखने को मिल जाती है, बेड्स की कमी भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, यह बातें तो हम जानते हैं। देखिए अनिला, मेरा सवाल, एक सेकंड, मेरा सवाल, 1 मिनट अनिला, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। आपने कहा केंद्र और राज्य सरकारें, अरे भाई, मुझे और आम आदमी को कुछ नहीं लेना देना। ये अब हमें ये संविधान और ये राजनीतिक व्यवस्था ना समझाइए कि एक केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, हम जानते हैं। सवाल बड़ा सीधा सा है, बिल्कुल सीधा सवाल है। आप एक दूसरे पर आरोप डालते रहेंगे, इससे आम आदमी को क्या बेड मिल जाएगा, क्या ऑक्सीजन मिल जाएगी, क्या वेंटिलेटर मिल जाएगा? जब इस देश में 1 नेशन 1 लॉ की पैरवी, वकालत आप लोग लगातार करते हैं, 1 नेशन 1 टैक्स जीएसटी के लिए, 1 नेशन 1 लॉ, 1 नेशन 1 मार्केट किसान कानून के लिए, 1 नेशन 1 हेल्थ पॉलिसी क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ऐसा है कि संदीप जी, जो आप बोल रहे हैं, ये जो एक्सपर्ट्स आपके पैनल पर हैं, जो वो सजेशंस और एडवाइसेस दे रहे हैं, आज जो जिस प्रकार की एक आपदा जो जिससे हमारा देश गुजर रहा है, पूरा विश्व गुजर रहा है, हाँ, तो अब ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि भविष्य के लिए इस प्रकार का जो आप लोग सजेशन दे रहे हैं, हो सकता है गवर्नमेंट कंसिडरेशन में लेके इस प्रकार का कोई, मतलब ये आपातकाल नहीं है, आप इसे आपातकाल नहीं मानती, इसे आपातकाल नहीं मानती आप? देखिए, मैं एक चीज आप मुझे बता दीजिए, केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, आप ये बता दीजिए उन्होंने कब पल्ला झाड़ा है
नहीं, वो तो कह देते हैं राज्यों की जिम्मेदारी है, राज्यों की हम पूरी मदद कर रहे हैं। पिछले साल 3-3 लॉकडाउन लगाए, तब क्या आपने कहा था कि नहीं जी स्टेट इज हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट? जब आपने नोटबंदी की घोषणा की तब राज्यों से पूछा था? जब आपने जीएसटी रात को 12 बजे लागू किया तब आपने पूछा था? आज की तारीख में क्यों पूछ रहे हैं, क्यों बता रहे हैं जी राज्य सरकारों को हम पूरा सहयोग देंगे? नहीं, जब लास्ट ईयर जब ये इस वायरस ने अटैक किया था तो हम लोगों को भी कुछ नहीं पता था कि वायरस कैसा है, किस रूप में आएगा और किस तरीके से इन्फेक्ट करेगा। तो केंद्र ने कमान ली थी ना, एक बार लॉकडाउन करना पड़ा। पर आज की तारीख में 1 साल में इसका नेचर क्या है, कैसे है, किस प्रकार से इन्फेक्ट करेगा, क्या अटैक करेगा, कुछ जानकारियां हो गई हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या स्टेट्स की जिम्मेवारी नहीं है कि 1 साल में केंद्र की जिम्मेदारी है कि नहीं है? पहले से बेटर केंद्र की जिम्मेदारी है कि नहीं है? ये बहुत सवाल हो गए। व्यवस्था को छोड़िए, केंद्र की जिम्मेदारी है कि नहीं इस आपातकाल में? नहीं, केंद्र तो लगातार काम कर रहा है ना। बजट में भी देख लीजिए 137% का इजाफा किया कि नहीं किया। अब वो भी आप जानते हैं, इरिगेशन और सारी चीजें जोड़ दी, इजाफा किया। 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए प्रावधान किया गया। अगर 150 रुपए में 180 करोड़ डोज लगे, 180 करोड़ यानी कि 90 करोड़ लोगों को जो 18 साल से ऊपर के हैं, तो आएगा खर्च 27,500 करोड़। और उसमें से आधा करेंगे तो 13,500 करोड़, तब भी 21,500 करोड़ बचते हैं। तो मुझे आंकड़े मत समझाइए, मुझे पूरा गणित आता है। नहीं, आपको बिल्कुल पूरा गणित आता है, मुझे मालूम है कि आपका इकोनॉमी का बैकग्राउंड है। मुझे आपको यहाँ पे गणित समझाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मुझे यह बताने की आवश्यकता जरूर पड़ जा रही है कि जब देश के प्रधानमंत्री को आप लोग कटघरे में लाके खड़ा कर देते हैं और ये कहते हैं कि केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए राज्यों में ये कोरोना फैल रहा है, तो मैं ये कहती हूँ कि केंद्र की जब सरकार के लिए जीएसटी लागू होने पर, नोटबंदी होने पर तालियां बजेंगी, प्रधानमंत्री की जयकार होगी, तो आपदा काल, आपातकाल में सवाल तो पूछे जाएंगे ना, कि नहीं पूछे जाएं? बिल्कुल पूछिए संदीप जी, पर आप एप्पल को ऑरेंजेस से कंपेयर मत करिए। एप्पल कैसे कर रहे हैं? अच्छा मुझे ये समझाइए, सेब और संतरे की कंपैरिजन कैसे कर रहा हूं मैं? मत कंपेयर करिए। नहीं, सेब और संतरे की कंपैरिजन कैसे कर रहा हूं, ये समझाइए। एक सेकंड, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ एज ए जर्नलिस्ट, प्लीज अलाउ मी। आपके यहाँ 2 एक्सपर्ट बैठे हैं, बड़े अस्पतालों के पैनल पे, इनसे पूछ लीजिए। जनवरी में ये हालात नहीं आ गई थी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के कोविड वार्ड्स खाली पड़े हुए थे, एक पेशेंट नहीं था, कुछ नहीं था, तो ताला लगा दो। सीरो सर्वे जो बता रहे थे नवंबर से जनवरी की दूसरी वेव आने वाली है, अभी 10% लोग ही इन्फेक्टेड हुए हैं। हर्ड इम्यूनिटी के लिए 60 से 70% इन्फेक्शन होता है। वो बातें विशेषज्ञों से या वैज्ञानिकों से तो पूछने की जहमत नहीं उठाई आप लोगों ने? नहीं, जहमत लगातार उठाई जा रही थी। कहां उठाई जा रही थी? चुनाव की तैयारियों की घोषणा हो रही थी, आस्था के मेले की घोषणा हो रही थी। नहीं संदीप जी, आप मेरी तरफ से एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में कोविड वार्ड बिल्कुल खाली पड़ गए। क्या ये जो एक्सपर्टीज है, इनको ये अंदाजा नहीं था कि अगर ये वेव आती है, पेशेंट्स के तो ये एक्सपर्ट क्या हमारी तैयारी है? सरकार ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हो रही थी, डबल एक्सपोर्ट हो गई ऑक्सीजन। रेमडेसिविर की प्रोडक्शन पर बैन लगा दिए गए, यानी कि किसी से पूछा नहीं। क्या संदीप जी? एक्सपोर्ट हो रही थी ना, दुगनी एक्सपोर्ट हुआ ना ऑक्सीजन का, हुआ कि नहीं हुआ? जो एक्सपोर्ट हुआ वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन गई। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में कोई फर्क नहीं होता मैम। वही इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल होती है, हल्की सी ट्वीकिंग की जरूरत होती है। मैंने तो छोटा सा प्रश्न कर लिया। एक ले पर्सन की तरह मैं भी जानना चाहती हूँ, इस देश में, यहाँ के प्रदेशों में बड़े बड़े अस्पताल हैं, सरकारी भी है, गैर सरकारी भी, ठीक है? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, इन लोगों को भी एक अंदाजा होगा ना? ऐसा तो है नहीं कि ये लोग एक्सपर्ट्स नहीं हैं। अच्छा, लोगों को अंदाजा होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सरकार अंदाजा नहीं लेगी। राज्यों की, आम आदमी की भी जिम्मेदारी है। अभय दुबे, अभय दुबे, आपको आवाज आ रही है? अभय दुबे के साथ कनेक्शन कट गया है। लेकिन शोएब इकबाल, आप कहते हैं कि दिल्ली में ना दवा मिल रही है, ना अस्पताल, ना ऑक्सीजन, किसी की सुनवाई नहीं हो रही, लाशें बिछ गई हैं, राष्ट्रपति शासन लगाओ। यह सिर्फ दिल्ली में हो रहा है या पूरे देश की कहानी है? पूरे देश में नेशनल हेल्थ इमरजेंसी क्यों ना लगाई जाए?
और क्यों नहीं लग रही? सवाल दरअसल ये है। सवाल यही है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली यही है। मुझे दिल्ली के बारे में ज्यादा नॉलेज है, देश के बारे में सब कुछ पता है, परंतु जो मेरे सामने हो रहा है मैं उसके बारे में कह रहा था। और मेरी सिर्फ इतना कहना था कि दिल्ली में जो इमरजेंसी लगाई जाए वो सिर्फ अपना स्वास्थ्य को लेकर, जैसे कि हेल्थ इमरजेंसी होती है। मैं हेल्थ इमरजेंसी कह रहा हूं। जी जी बिल्कुल वही, आपने बिल्कुल सही वजह फरमाया, आप बिल्कुल वही कह रहे हैं। ये क्यों नहीं लगाता? और हमने कहा कि दिल्ली के, मैं अभी बता दूं, फिर मैं अपना पूरे देश की भी बात कर लूंगा आपसे। मैं संदीप भाई, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो दिल्ली की हालत परिस्थिति है, मैं तो सामने नजर आ रही है, मुझको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है किस तरह से हादसा हो रहा है कि मेरे हाथों में से आदमी निकल जाता है और किसी का कोई भरोसा नहीं, मेरा नहीं, किसी का भी कोई भरोसा नहीं कब किस टाइम में निकल जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली को जो है आपने केंद्र एक फुटबॉल बना दिया, फुटबॉल, कि वो एक उधर से मारता है कि वो उधर से मारता है और दिल्ली वाले पिस रहे हैं। जैसे आपने कहा ये दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, हमने सिर्फ कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट मॉनिटरिंग करे, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिर्फ ये आदेश करे कि वो केंद्र और दिल्ली के मामले को बीच में बैठ कर निपटाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतनी पावर दे दी जाए। और सिर्फ इतना है, बाकी डिपार्टमेंट से हमारा ताल्लुक नहीं, हमारा इस वक्त कोई जल बोर्ड से नहीं, हमारा कोई उससे पीडब्ल्यूडी से नहीं, हमारा कोई ट्रांसपोर्ट से नहीं, सिर्फ हेल्थ पर दिल्ली में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सवाल ये है, देखिए जो ये तमाशा चल रहा है ना, अब मैं 20 तारीख का हलफनामा और आज की भी फिगर्स दर्शकों के सामने पेश कर रहा हूं। अब दिल्ली सरकार कहती है कि देखिए जी, हाई कोर्ट में जो आंकड़े दिए हैं, बाकी राज्यों को तो आप दे रहे हैं। गुजरात की मांग थी 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की, 975 मिल गई। उत्तर प्रदेश की 800 थी, 753 टू बी प्रिसाइस मिल गई। मध्य प्रदेश की 445 थी, 543 मिल गई। जरूरत जितनी थी उससे ज्यादा दे दी। छत्तीसगढ़ में 215 थी, 227 दे दी। और हमारी मांग थी 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की, हमें मिल रही है 490। अब वो कह रहे हैं, आज के आंकड़े मैं बता रहा हूं 30 तारीख के, कि हमारी मांग, हमारी आवश्यकता है 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की और 480 मिल रही है। इन आंकड़ेबाजी से, अदालत में इन दलीलों से आम आदमी को ऑक्सीजन मिल जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगी। और इस तरह से संकट बढ़ सकता है, और संकट मैं कहता हूं मजीद बढ़ता जाएगा, क्योंकि केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं रोज के। अस्पतालों में जगह नहीं है, चलिए आप जगह मिल रही है, आप टेंट वगैरह लगा, इस तरह से भी आप कर रहे हैं, बेड भी लगा रहे हैं, बट ऑक्सीजन और जो मेडिसिन है ये नहीं मिल पा रही है संदीप भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। और जिससे जैसे मरीज बढ़ते जाएंगे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी। आप 900 कह रहे हैं, कल को 1000 भी हो सकती है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना होगा। देखिए बहुत सीरियस लीजिए, मैं सबसे कहता हूँ दलगत राजनीति से उठकर आज आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाली जनता और हमारे आने वाली नस्लें हमको माफ नहीं करेंगी। इसमें सियासतदानों सबसे बड़ा रोल हम सब पॉलिटिशियंस का होगा, और इसको कोई भी ना तो दुनिया वाले माफ करेंगे ना आसमान वाला माफ करेगा, याद रखिए। और लाशों पर कोई राजनीति करता है तो उससे बड़ा बदनसीब आदमी मेरी नजर में। राजनीति तो हो रही है, एक दूसरे को विलन बनाने में सारे राजनीतिक दल लगे हुए हैं। ईमानदारी से बोलना शोएब इकबाल, राजनीतिक दल कोई समन्वय दिख रहा है कि सब मिलकर लड़ते हैं? भाई ये हमारे देशवासी हैं, इन्होंने हमें चुना है। यहां तो खेल ये हो रहा है कि किसके ऊपर आरोप लगा दे। ये बात आपने की, ये बड़ी बहुत अच्छी बात है और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। याद रखिए पूरा देश, प्रधानमंत्री और सब शख्स ये कहता है कि साहब ये एक जंग है, वॉर है अगेंस्ट कोरोना वायरस के। आज ये जंग है, अगर देश के खिलाफ कोई देश के हमारे जंग होती है कहीं तो पूरा देश एक साथ खड़ा होता है, नहीं होता है। ये भी एक जंग है, ये उससे भी खतरनाक जंग है, याद रखिएगा। तो आज हम एक साथ खड़े क्यों नहीं होते? वही हम कह रहे हैं कि केंद्र दिल्ली मिलकर आपस में कुछ कर ले भाई, करो कुछ ना कुछ कर लो। जो बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री बैठक करते हैं तो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उस बैठक को लाइव दिखा दो, उस पर राजनीति करो। कुछ लोग कहते हैं सही किया, कुछ कहते हैं गलत किया। अस्पताल बनाए नहीं, 8 अस्पताल, जो पिछले साल 4 अस्पताल थे वो सारे डिसमेंटल कर दिए गए। 8 पीएसए ऑक्सीजन के प्लांट लगने थे, एक का ही काम शुरू हुआ। पर आप पहुंच जाएंगे जीटीबी हॉस्पिटल में अरविंद केजरीवाल होम आइसोलेशन के बाद, फिर देखेंगे जी अब हम बना रहे हैं यहां पर अस्पताल,
अब अस्पताल बनाएंगे, जो पहले बने हुए थे उनका क्या हुआ? जो छतरपुर में था, जो अक्षरधाम में था, जो कॉमनवेल्थ विलेज गेम में था, उनका क्या हुआ? मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं, कुछ आप चूके तो हुई है 100%, सेंटर से भी हुई है, दिल्ली से भी हुई है, और सेंटर तो पूरा देखिए, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के पास तो है नहीं। ये सेंटर को होता पूरा देश को बताती है कि साहब आने वाला वक्त ऐसा होने वाला है, कोरोना वायरस इस रूप में आने वाला है, इस तरह से ये अपना करेगा और इतना हमको नुकसान पहुंचा सकता है। उसके लिए तो याद रखें। और मैं आपको ये भी साथ में बता दें, ये एक तरह से जिसको कहे जा प्रलय है और ये आसमानी आफत है। देखिए, इससे तो जूझना पड़ेगा। नहीं, आसमानी कुदरती आफत है, महामारी है। हमने क्या किया? 1.25 साल में हमने कुछ नहीं सीखा। सवाल ये है माधव आनंद, हमने कुछ सीखा नहीं क्या? नहीं सीखा। माधव आनंद, आपसे सवाल। जी संदीप जी, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। जब पहली बार कोरोना का जो एंट्री हुआ था भारतवर्ष में, उस समय हम लोग के पास कोरोना का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, न हम लोग के पास ये भी पता नहीं था कि कौन सी मेडिसिन दिया जाए, कैसे इसे बचाया जाए। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और जहां तक अभी की बात है, जो वर्तमान स्थिति है, ये ऐसा प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना विभत्स और इतना भयंकर ये तो इसका रूप इस तरह होगा। और आज हम सब लोग लड़ रहे हैं। आज हम सब लोग लड़ रहे हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठ गए, ताल ठोकने लगे, जीत गए हम कोरोना से। हम विश्व गुरु बनने चले, हमने तो जीत लिया, अब विश्व की मदद करेंगे। अब सबसे गुहार लगाते घूम रहे हैं। चुनाव हमने कराए, ये बंगाल स्ट्रेन कहां से आ गया? बंगाल में चुनाव हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अभी मुकम्मल हुए हैं। 135 चुनाव कर्मियों की मौत हो गई। 4 और जोड़ लीजिए, मैं पूरा गणित नहीं बताया, 139 चुनाव कर्मियों की मौत हो गई। बहुत कुछ सीखा है हमने। सही कह रहे हैं माधव आनंद। संदीप जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव होना एक लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है और ये होता रहा है। ऐसा लोकतंत्र चाहिए हमें। ये लोकतंत्र की परिकल्पना थी हमारे फाउंडिंग फादर्स की। आप जो कह रहे हैं कि चुनाव के कारण, चुनाव तो प्रक्रिया हर जगह, भी बिहार में भी हम लोगों ने रोक देते। कौन सी आफत आ रही थी? कौन सी आफत आ रही थी? एमएलए ना बने, या एक मुखिया, या एक सरपंच, एक पार्षद, एक चेयरमैन ना बने। संदीप जी, ये तो चुनाव आयोग को सोचना है। चुनाव आयोग राज्य कराता है पंचायत चुनाव। हाईकोर्ट का ऑर्डर भी था, हाईकोर्ट में जाकर चैलेंज करते, कहते नहीं कराएंगे। आपने वेस्ट बंगाल की बात कही, तो मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग तो स्वायत्त बॉडी है, चुनाव आयोग को सोचना है कि चुनाव आयोग चुनाव कराना चाहता है, नहीं कराना। जहां तक आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने मतलब ये देश रेल का डिब्बा है, अलग अलग डिब्बे हैं, एक डिब्बे को दूसरे डिब्बे में क्या हो रहा है ये मालूम ही नहीं। आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं। आप गलत रूप में उसकी व्याख्या कर रहे हैं संदीप जी। आप वरिष्ठ पत्रकार में आपका सम्मान करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपदा जिस रूप में अभी अपना रूप दिखा रहा है, इसने किसी ने कल्पना नहीं किया था। आपको लगता है कि आपने भी कभी सोचा होगा कि इतना विभत्स रूप? इसीलिए कल्पना नहीं की तो बिहार में पिछले साल से 5000 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनको भरने की कोई कोशिश नहीं की गई। वहां भी तो चुनाव थे ना, पिछले साल चुनाव लड़ना था। डॉक्टरों की भर्तियां तो बाद में करते रहेंगे। गलत आंकड़ा कह रहा हूं तो बताइए मुझे। मुख्य सचिव की भी मौत हो गई। बहुत सारे लोग को हम लोगों ने खोया है। बहुत दुख होता है जब 5000 डॉक्टरों की कमी है, पिछले साल थी, आज तक नहीं भरे गए। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कमियां, पूरे देश में कमियां हैं डॉक्टरों की। एक डॉक्टर से कितने मरीजों पर यहाँ मरीज को देखने का जो नौबत आती है, हम सब लोग को पता है। तो निश्चित रूप से मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कमियां हैं और इस कमियां को भी दूर करेंगे। हम लोग एक विकासशील कंट्री है, कोई अच्छा, कमियां दूर करेंगे। कब तक कमियां दूर हो जाएंगी और कितने लोग मरेंगे? देखिए, जहां तक मरने की बात है, कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जैसे दवाई से मरे या ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे या वेंटिलेटर के नहीं होने के कारण। तो मतलब इंतजार करें, इंतजार करें। अभी जी हमारा सिस्टम दुरुस्त है। अभी आप कतार में हैं, वो होता है ना, जैसे फोन कॉल करते हैं या आप रिजर्वेशन कराने जाते थे, कृपया इंतजार कीजिए, आप कतार में हैं, है ना? कृपया इंतजार कीजिए, आप कतार में हैं। देश के लिए सुना दीजिए। नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं संदीप जी? बिल्कुल नहीं संदीप जी, देखिए पूरा देश जो है, पूरा देश जो सेवा में लगा हुआ है। चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है।
जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के तहत हम सब लोग काम कर रहे हैं। और जहां तक अच्छा, कोऑर्डिनेशन है, आप कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन है। डॉक्टर यतिन मेहता, एक सेकंड, डॉक्टर यतिन मेहता और डॉक्टर राहुल भार्गव, और मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं व्यवस्था का, हमारे सिस्टम का सवाल पूछ रहा हूं। कोऑर्डिनेशन देख पा रहे हैं आप? कोऑर्डिनेशन है क्या आज की तारीख में? अब क्या कोऑर्डिनेशन है? हर रोज हर अस्पताल ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल कर रहा है। छोटे बेचारे प्लेयर, छोटे नर्सिंग होम ज्यादा सफर कर रहे हैं, बड़े अस्पताल किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन डे टू डे लिविंग है। ये भी वही डार्विनिज्म हो रहा है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप बड़े अस्पताल हैं और आपके पास वीवीआईपी पेशेंट आते हैं, थोड़े ट्वीट हो जाते हैं तो आपका आपूर्ति जल्दी हो जाएगी। छोटा मोटा नर्सिंग होम होगा गुड़गांव में, वो तो बेचारा घूमता रहे। गलत कह रहा हूं क्या? और लोगों को जो घर पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जो घर पे ऑक्सीजन ले रहे हैं, उनका बेचारों का क्या होगा? ऑक्सीजन रिफिल नहीं हो रहे, उनके एडमिशन मिल नहीं रहे अस्पताल में। तो ये तो फेलियर, तो पूरा कोऑर्डिनेशन तो कुछ है ही नहीं स्टेट और सेंटर में, और दिस इज अ फेलियर ऑफ द सिस्टम। आई मीन वी एज ए कंट्री हैव फेल्ड। नहीं, मैंने आपको ही कितनी दफा फोन किया है, बहुत बार आपने मदद की, बहुत बार कहा सिस्टम का ओवरलोड है, हम अपने डॉक्टर्स को भर्ती नहीं करा पा रहे। मैंने डॉक्टर राहुल भार्गव से मदद मांगी। मतलब जहां बेहिचक बेशर्म होके मदद मांगनी पड़ रही है, गुहार लगानी पड़ रही है, और हम कह रहे हैं समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है। डॉक्टर राहुल भार्गव, संदीप जी, इट्स अ लॉस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। आप ये बात समझिए, कोऑर्डिनेशन तो बात की बात है। जब आदमी हाथ पैर गिड़गिड़ाता है और आपके पैर छूता है और रोता है कि मेरे पिताजी को, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बेड चाहिए, उस समय भी आप लॉस द ह्यूमन फेस। कोई नीम के नीचे अपने बच्चे को लेकर कोई मां बैठी हुई है, एम्बुलेंस में ही लोग हैं, कोई एम्बुलेंस से नहीं आया तो सूरत में कह दिया गया जी 108 डायल करके एम्बुलेंस में नहीं आए तो आपको भर्ती नहीं करेंगे। एक पुलिस वालों के पैर पकड़ रहा है पीपी की ई किट पहने हुए कि जी ये ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने बच्चे के लिए ले जा रहा हूं। हमने मानवता खो दी है संदीप जी। कहीं ऑक्सीजन है तो कोई फ्लो मीटर नहीं है, कहीं फ्लो है तो ऑक्सीजन नहीं है। ये बार्बरता जो सड़कों पे इस समय हो रही है, इसको इतिहास बहुत सालों तक याद रखेगा। ये बात ध्यान रखिएगा संदीप जी। ये जो सिंक्रोनी की बात कहते हैं, दूसरी बात ये कहते हैं इनको पता नहीं था। फरवरी से अमेरिका, हिंदुस्तान के एक्सपर्ट सबको बता रहे थे कि सेकेंड वेव आएगी। आंकड़े बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, अमरावती से सिग्नल्स आ रहे थे कि वायरस म्यूटेट हो रहा है। हमने उसको नजरअंदाज किया। हम मार्च में इलेक्शन के पर्व के लिए चले गए। जब ये बातें करते हैं इलेक्शन कमीशन की, तो मैं क्या बोलता हूं कि अगर हेल्थ इमरजेंसी हो, आज के इलेक्शन होगा। अगर आप सच्चाई से बताते हेल्थ इंटेलिजेंस की बात करते, इट्स अ फेलियर ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। आपके पास मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, आपके पास सारी इंटेलिजेंस होती है, इलेक्शन कमीशन होता है आपके पास हेल्थ इंटेलिजेंस नहीं होती। आपको कोई ये नहीं बताता कि कोरोना क्या है। चौथी बात, क्या अमेरिका में, इटली में आपने संघार होते हुए देखा नहीं था? क्या आपने उनसे कुछ नहीं सीखा कि किस प्रकार से कोरोना डिवास्टेटिंग इफेक्ट ला सकता है? आज बहुत आसान बात है, क्योंकि कोई, संदीप जी जो आपने पहली बात कही थी, देयर इज नो प्लेस देयर इज अ बस स्टॉप। बिकॉज सेंटर को जब लगता है कि हमारी विफलता होगी तो वो स्टेट में डालता है, स्टेट अपनी विफलता सेंटर पे डालता है, उसके बीच में सैंडविच की तरह कॉमन इंसान पिसता है। अमीर आदमी को, जर्नलिस्ट को, मैं सॉरी संदीप चौधरी जी, मैं माफी चाहूंगा फिर से, जजेस को, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, सबको बेड मिलता है। पर आप ये सोचिए जिसकी जान पहचान नहीं है उसका क्या होता है। बहुत सारे ऐसे लोग जान पहचान के बाद सड़कों पे 41 साल का आदमी अपनी दम तोड़ देता है। उसकी उम्र नहीं थी, मरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर कोरोना कारण नहीं हो सकता। और इसके अंदर मैं क्यों नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की बात कर रहा हूं डॉक्टर यतिन मेहता, और आपके पास भी ये खबरें आई होंगी, जो ये कालाबाजारी हो रही है ना, इंसान के रूप में जो ये दैत्य राक्षस हैं हमारे बीच में, 2-2 लाख, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए के इंजेक्शंस बेचे जा रहे हैं, नकली इंजेक्शन भी लग रहे हैं। अस्पतालों में भी ऐसे बहुत से अस्पतालों में हो रहा है कि जी मरीज भर्ती करा लिया और कहा कि जी इसको तो रेमडेसिविर लगेंगे, आप बाहर से इंतजाम कीजिए। हमारे यहां है नहीं, सीएमओ से चेक करो, नहीं जी उनके पास पूरी खेप है। इनमें से किसे टांगा है हमने? टांग देने चाहिए ये लोग। दे शुड बी मेड एन एग्जाम्पल। Absolutely, under the National Security Act, I think they should be put away for a long, long time. That is the only solution. हिंदुस्तान में जब तक डिसिप्लिन और वो नहीं आएगी एक्सरसाइज गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक नहीं होगा ये सब। नहीं, कोई सोच ही नहीं रहा इन बारे में। क्या अनभिज्ञ है?
हमारी सरकारें इससे अनभिज्ञ हैं क्या? उन्हें नहीं मालूम ये हो रहा है? नहीं, बहुत दुख की बात है जो ये हालात है। आई थिंक जो आपने सजेस्ट किया है दैट इज वन पॉसिबिलिटी, और बाद में देखी जाएगी, पोस्टमार्टम बाद में करेंगे। पोस्टमार्टम बाद में करेंगे। अभी हमारी प्रायोरिटी जान बचाना होनी चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से। 20 सेकंड का छोटा सा जवाब चाहूंगा अनिला सिंह। कौन कहेगा, कौन रूजवेल्ट बनकर कहेगा देश में द बक स्टॉप्स हियर? नहीं, बिल्कुल संदीप जी, जैसा कि ये पूरा इस वक्त जो भी समय चल रहा है, और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि दिस इज द टाइम व्हेन स्टेट एंड द सेंटर हैज टू वर्क टुगेदर। कौन कहेगा द बक स्टॉप्स हियर? पर एक सेकंड में बस फाइनली बोल दूं, फिर आपने 30 सेकंड का ही समय दिया है मुझको। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो, जो भी हो, केंद्र की तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है। जो राज्य सरकारें ये रो रही हैं कि हमारे डिमांड के अकॉर्डिंगली हमको पूर्ति नहीं हो पा रही है, वो राजनीति करे, राजनीति करना बंद करें। ये आम आदमी का समय बहुत कष्ट का है। शोएब इकबाल, करेंगे तो कौन कहे, किसको कहना चाहिए? कोई तो बोले, कम से कम कोई तो बोले द बक स्टॉप्स हियर। मेरी है जिम्मेदारी, मैं पार लगाऊंगा, मैं व्यवस्था करूंगा। देश को आर्मी के हवाले कर दीजिए, देश को आर्मी के हवाले कर दीजिए बिल्कुल, और इन सब नेताओं को अलग कर दीजिए। आज लास्ट हमारे पास यही मौका है और कुछ नहीं है। माधव आनंद, वेयर डज द बक स्टॉप? राजनीति करने की जरूरत है, सकारात्मक रूप में सोचेंगे। निश्चित रूप से आपदा है, आपदा पे हम लोग को जैसे निश्चित रूप से विजयी प्राप्त होगा, लेकिन अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है। आप हमेशा से सेंसिटिव मुद्दा उठाए हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूं। सबको दर्द होता है, और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, राज्य सरकारें भी हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। तो निश्चित रूप से कमियां हैं, उस कमियां को हम सब लोग मिलकर ही दूर करेंगे। आपदा है, सवाल का जवाब नहीं मिला। प्लाग कौन लगाएगा अपने टेबल पर, अपने डेस्क पर? द बक स्टॉप्स हियर। और सकारात्मक बातें, बहुत से लोग कह रहे हैं सकारात्मक बातें कहिए। अपनों को जब खोओगे, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों यारों को, अपने परिचितों को, और आप उम्मीद करें सकारात्मक बातें करिए, ना जी सिस्टम की कमियां ना बताइए, किसी की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश ना कीजिए। इस आपदा काल में, इस आपातकाल में सकारात्मक बातें तब होंगी जब व्यवस्था दुरुस्त होती दिखेगी। आम आदमी की ही सांस नहीं अटक रही है, ये हमारा व्यवस्था, ये हमारा सिस्टम ना, ये भी वेंटिलेटर पर है। इसे वेंटिलेटर मिल गया, आम आदमी को नहीं मिला है। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।